अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसका चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। यानी थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण और फोर्थ चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो थर्ड चैप्टर के पहले मतलब समझते हैं। दो चर यानी चर जैसे एक्स वाई जेड, ये सब चर हुआ, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, जितना ये सब चीज होता है साइन, ये सब चर, इसको चर बोलते हैं। इससे अब संख्या काउंटिंग नंबर ऐसा हो गया, वो सब ये सब अचर, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दो चर यानी इसमें चर दो का होगा, एक चर लेते हैं एक्स और एक चर लेते हैं वाई। इसे समीकरण बनाना है तो इसको समीकरण बना देते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पहले ही बोल दिए, जहां भी दिख जाए आपको बराबर के साइन, जहां भी दिख जाए आपको बराबर का साइन, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। कुछ देर पहले ही बताया, तो ये मतलब इक्वेशन हो गया। एक जैसे मान ली लिख दिए 2x प्लस 3y प्लस 5, तो ये कौन समीकरण है, इसमें एक चर ये हो गया, दो को चर हो गया, एक चर एक्स और एक चर वाई, इसी को क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर बराबर कुछ दे दिए तो उसी को बोल देंगे समीकरण। ऐसा दो को चर है, इक्वेशन बन गया, क्योंकि समीकरण बराबर के चिन्ह आ गया तो समीकरण बन गए, तो इसी को बोल दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को ही बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5, इसका जब ग्राफ खींचिएगा, इसका जो आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा ग्राफ दर्शाता है, सरल रेखा का, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ है, इस पर आप ग्राफ खींचे तो हमेशा इसका लाइन सरल रेखा बनेगा, चाहे कहीं से बने हमेशा सरल रेखा बनेगा, ये बात याद रखिएगा। तो दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा में इसका ग्राफ होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि दो चर है, एक चर यहाँ पर एक चर यहाँ पर, दो चर हो गए। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, ए है, बी का गुणांक कितना है, वाई का गुणांक कितना है, बी है, और सी अचर पद, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ खास कंडीशन होता है जो उसको हम ध्यान में रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया हो दो चर वाले, एक समीकरण पहला समीकरण इक्वेशन मान लो दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण नहीं दिया हो दो चर वाले, मान लीजिए एक समीकरण कोई और दिया, एक समीकरण एक इक्वेशन और दिया हो, मान लीजिए ए जैसे एक्स का जैसे ए टू वन टू वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, 7x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 माइनस 3 बराबर 0। तो ए और a1 a2 a2 हमें चेंज है कि नहीं चेंज, इसलिए चेंज, क्योंकि सेम लिखे दोनों सेम बन जाएगा। तो दोनों अलग अलग कैसे हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न अलग अलग ले रहे हैं, भिन्न मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग ले रहे हैं। तो क्योंकि a1 अलग है, a2 अलग है, b1 अलग है, b2 अलग है, c1 अलग है, c2 अलग, इसलिए अलग, क्योंकि सेम लेंगे तो सेम लाइन बनेगा, तो फिर उसका कंडीशन बनेगा नहीं। फिर b2y प्लस c1 और c2 बराबर 0। इसमें कुछ खास कंडीशन होता है। अगर रेखा जैसे a1 और बटा a2 अगर बराबर है, नोट बराबर है b1 बटा b2 के, पहला कंडीशन क्या है, अगर 2/7 बराबर 5/2 का भी हो सकता है, 2/7 बराबर 5/2 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ये कंडीशन हो जाए तो जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ लाइन हमेशा एक दूसरे को काटेगा, याद रखिएगा। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं हो, अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं हो, तो जो पैराग्राफ पर यानी ग्राफ पर जो लाइन बनेगा हमेशा एक दूसरे को काटेगा, यानी एक सरल रेखा और एक सरल रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काटेगी। इसको इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, प्रतिच्छेदी रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर ऐसा होता है तो उसको एक ही हल होता है, एक ही वहां पर एक बिंदु पर एक ही एक्स का मान 1 और वाई के मान 1, यानी एक ही हल निकलेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक हल निकलेगा, एक हल होंगे, इसी को बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है एक हल, अद्वितीय आया समझ में कि नहीं। इसी को बोलते हैं संगत, संगत। ये सब कुछ खास पॉइंट याद रखिएगा। अगर a1 और a2, इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं दिखे आपको, मतलब जरूर एकदम कंफर्म हो जाइए, इससे दोनों लाइन आपस में कटने वाला, जहां कटेगा वहीं उसका आंसर बनता है, जिस बिंदु पर कटेगा वहीं एक ही हल निकलता है, एक ही आंसर निकलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक हल निकलता है। और एक संगत रेखा है, इसका लाइन इस तरह से होता है प्रतिच्छेदी का। इस इक्वेशन का लाइन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1, और इसका लाइन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। दोनों रेखा जब प्रतिच्छेदी आपस में एक दूसरे को काटेगी। अगला कंडीशन देखिए, अगर a1/a2 सब बराबर हो जाए, b1/b2 बराबर c1/c2, अगर सब आपस में बराबर हो जाए, यानी जितना सेम जो यहाँ पर जो यहाँ पर
अगर दोनों को सबको बराबर करे, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है, 2/3, 2/3, अगर सब आपस में बराबर हो जाए तो उसको अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत। अनंत इसको बोलते हैं हम संपाती रेखा। इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। याद रखिएगा। तो मुझे सर संपाती का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाइन है, कि पहला पहला समीकरण का लाइन है, दूसरा सरल रेखा का समीकरण क्या है? जो दूसरा बनेगा, ये पहला का होगा A1 X1, इसका एक लाइन बनेगा। जो सेकंड जो लाइन बनेगा सेम इसी के ऊपर बनेगा। अगर सब बराबर हो गया तो एक लाइन बनेगा, पहला लाइन, उसी के ऊपर भी सेकंड लाइन बनेगा। तो सेकंड लाइन कब बनेगा? एक लाइन है पहले से, दूसरा समीकरण को हल करेंगे, उसका जो बिंदु बनेगा वो इसी के ऊपर आएगा। अगर एक के ऊपर एक हो, जैसे इसके ऊपर मान लीजिए तो इसी को बोलते हैं संपात। यानी एक के ऊपर एक है तो उसी एक के ऊपर एक है, इसी को क्या बोलते हैं? संपात। एक लाइन खींचा हुआ है, उसी के एक और उसी के ऊपर एक और लाइन खींच दिए तो उसी को बोलते हैं संपात। अब खुद सोचिए, एक लाइन पहले से खींचा हुआ है, उसी के ऊपर एक और लाइन खींच दिए तो हर जगह कट रहा है जी, हर जगह कट रहा है। जितना जगह कटेगा उतना आंसर मिलेगा। ये तो हर बिंदु पर कट ही रहा है, हर बिंदु पर कट रहा है, यानी अनंत जगह कट रहा है, तो इसका अनंत हल हो गया। ऐसा समझ, क्योंकि रेखा का कोई अंत नहीं होता, आप लोग को पता होना चाहिए। रेखा खंड का अंत होता है लेकिन रेखा कोई रेखा अनंत लाइन होती है। आया समझ में कि ना? तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपस में बराबर हो जाए तो अनंत हल होगी। इसको बोलते हैं संपाती रेखा है। इसमें इसी को बोलते हैं असंगत। असंगत। अगला, अगर A1 और A2 बराबर हो जाए, बराबर B1 बराबर B2 के बराबर हो जाए, अगर C1/C2 बराबर नहीं हो, दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसके इस लाइन को बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा है। इसका एक भी हल नहीं होता है, जीरो हल, जिसको जीरो हल बोलते हैं, चाहे एक भी हल नहीं बोली, इसी को असंगत भी बोलते हैं। असंगत। खुद सोचिए, अगर एक लाइन दो को आपस में, ए और ए दोनों आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका जो ग्राफ पर लाइन जो बनेगा, ग्राफ है, इस पर जो लाइन बनेगा समांतर, इससे लाइन इधर जा रहा है तो ये भी लाइन इधर जाएगा। आया समझ में कि ना? अगर A1x + B1y + C1 इधर जा रहा है तो A2x + B2y + C2 ये भी सीधे जाएगा। अब कहीं कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो आंसर कैसे निकलेगा? जब तक नहीं करेगा तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो कुछ समांतर जा रहा है तो कभी कटेगा, ट्रेन जा रहा है सीधे दोनों तो कभी टकराएगा नहीं, टकराएगा। तो जब न टकराएगा तो आंसर कहाँ से निकलेगा? जब कटेगा नहीं तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो अगर तीनों बराबर हो जाए आपस में तो समांतर रेखा होगी और जीरो हल होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ग्राफ विधि से बहुत सारे क्वेश्चन को भी हल करते। ग्राफ आप लोग सीख लीजिएगा, कोई यहाँ में बनाना 5 नंबर का आता है, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि, बहुत सारी विधि होता है, उससे आप सीख लीजिएगा। बोलिए तो उस पर एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना देंगे सब विधि पर, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा। अब कुछ और इसमें फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए एक नाव है, उसको फिर मिटा के लिख देंगे। अगर नाव मान लीजिए 1 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से नाव जा रहा है, और पानी भी जिस तरफ नाव जा रहा है उसी तरफ पानी भी बह रही, यानी नदी जो है उसी तरफ बह रही, नदी 22 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी ओर बह रही। तो नाव के धारा के अनुकूल चल, धारा के अनुकूल तो चाल जो होगी, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, यानी x + y हो जाएगी, दोनों का चाल ऐड हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। खुद सोचिए ना, पानी भी इसी रफ्तार से जा रहे हैं, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, दोनों का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पानी का स्पीड पहले से, अब उसमें और अपना स्पीड से जा रहे हैं और स्पीड बढ़ जाएगा तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, x + y हो जाएगा। अगर नाव इधर जा रहा है, अब पानी इधर बह रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, यानी प्रतिकूल हो रहा है, तो चाल ऑटोमेटिक -y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलते हैं। तो ये चीज कुछ पता होना चाहिए, कुछ फार्मूला जो आप लोग को क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक वाला हल करने में आप लोग को बहुत काम देगा। यानी जो टाइम का फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सब कुछ फार्मूला जो आप लोग याद रखिएगा। अब आगे आते हैं द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण वर्ड है मतलब बराबर में जीरो होंगे। अगर कोई संख्या x² के फॉर्मेट में है, यानी अगर पावर 2 दिख जाए और बराबर में जीरो दिख जाए तो उससे बोलते हैं द्विघात। अगर बराबर दिख जाए तो उसे बोलेंगे समीकरण, अगर बराबर नहीं दिखे तो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे बराबर में जीरो दिख रहा है, बराबर में कुछ भी दिख जाए तो समीकरण बोल देंगे, बराबर के चिन्ह ही नहीं है तो उसको बहुपद बोलते हैं, पहले ही बता चुके। पावर 2 इसलिए बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है? x² + bx + c। अगर इसमें एक कंडीशन होता है, a का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का जो वैल्यू जीरो हो गया तो 0 × x² जीरो हो गया। द्विघात बहुपद फिर बनेगा कैसे? तो ये कुछ खास कंडीशन याद रखिएगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप देखते हैं, द्विघात समीकरण का, सॉरी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं टू पेयर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण देखिए दो, तो 2 वेरिएबल्स,
दो चर यानी क्या होगा, 2 वेरिएबल्स। तो ये चीज याद रखिएगा। सेकंड थर्ड चैप्टर क्या है, दो चर रैखिक समीकरण। फोर्थ चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिस संख्या x जैसे 2x² + 3x + 5 = 0, तो इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसके हल करने के बहुत सारे विधि होती है, जिसमें जो सबसे पहला विधि होता है गुणनखंड द्वारा, जिसमें x का मान निकालते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसका जो सेकेंड विधि है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि। ऐसा आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत काम करेगा। और थर्ड जो विधि होता है आप लोग को होता है श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम, जिसको आप द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, जिसको आप द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, b + - b, फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a। ये b का मान हो गया, a का मान हो गया, c का मान वहां पर रख के इसका हल आप लोग आराम से निकाल लेते थे। श्रीधराचार्य नियम, जिसको द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, -b + √b² - 4ac/2a। जो -b² - 4ac, इसी को बोलते हैं विवेचक, विवेचक, चाहे विवेक्तर भी बोलते हैं, इसको हम डी से लिखते हैं, याद होना चाहिए, इसी को डी से लिखते हैं। तो b² - 4ac को क्या बोलते हैं, विवेचक, और इसको संकेत किस डी से करते हैं, इंग्लिश में इसका इंग्लिश डी से स्टार्ट होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन होता है, अगर हम b² - 4ac, b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 आ गया तो आंसर वास्तविक होगा, यानी इसका आंसर रियल होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। अगर d का मान b² - 4ac का मान प्लस में आ गया, यानी 1 2 3 4, यानी प्लस पॉजिटिव नंबर आ गया, यानी 0 से बड़ा आ गया, तो उसको बोलते हैं वास्तविक और असमान। इसका हल कैसा होंगे, वास्तविक और असमान। अगर b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव में आ गया, 4ac का वैल्यू निगेटिव 0 से कम आ गया, तो उसको बोलते हैं अवास्तविक, यानी यही बनेगा। पूछेगा वास्तविक हल कब होगा, जब d का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक हल होंगे। अगर d का मान 0 है, 0 से कम होगा तो अवास्तविक यानी वास्तविक हल नहीं होंगे। तो इसलिए श्रीधराचार्य ने याद रखिएगा, और जो बता दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसे याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब उसकी तरफ चलते फिर धीरे धीरे त्रिभुज, बहुत सारे चैप्टर है, देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। फिर त्रिकोणमिति होता है, फिर मेंसुरेशन में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये सब कुछ चैप्टर इसको भी लेके चलते। फिर माध्य माध्यिका बहुलक के साथ उसका भी बहुत सारे फार्मूला, तो इसका नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे तो आपको नोट्स मिल ही जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते।